कंटेंट वार्निंग पहले ही दे रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद एक कमज़ोर दिल वाला इंसान है वो नहीं झेल पाएगा। और अगर आप किसी की टॉर्चर स्टोरीज नहीं सुन पाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए, मत देखिए आगे प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है, या तो फिर देख भी रहे हो अकेले तो ईयरफोन लगा लो, क्योंकि बहुत सारी घटिया घटिया चीज़ आने वाली है इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे गंदा रेप केस आपने कौन सा सुना है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे निर्भया केस, बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रियंका रेड्डी वाला केस। बट क्या हो अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों मिला के भी उस केस के बराबर नहीं है जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों के साथ जो हुआ वो कम था। मेरे हिसाब से तो रेप की एक ही सज़ा होनी चाहिए, फांसी भी नहीं, फांसी बहुत छोटी सज़ा है। ब्लड ईगल। आपको नहीं पता ब्लड ईगल क्या है, जाओ नेट पे सर्च कर लो ब्लड ईगल क्या है, पता चल जाएगा। तो आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं ये जापान का वो भयानक केस है शायद जिसे सुनने के बाद आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जब मैं इस केस की स्टडी कर रहा था मुझे भी बहुत लगा था। और मैं सोच रहा था कि दरिंदे हैं वो लोग जिन्होंने ये चीज़ किया होगा किसी के साथ भी। तो आज इस केस के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। केस का नाम है द जुनको फ्रूता केस, और या फिर मैं कह सकता हूँ द कॉन्क्रीट गर्ल केस। So hey guys, welcome back to my channel. I am Dev Chakravarti, your host and your दोस्त of this channel. इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे केसेस, और आज इस चैनल ये हमारा दूसरा केस है। तो ज़्यादा टाइम की बर्बादी ना करते हुए शुरू करते हैं। जुनको फ्रूता का जन्म 18 जनवरी 1971 को हुआ था। उसके घर में उसकी मम्मी, उसके पापा और दो भाई, एक छोटा और एक बड़ा। जुनको जब पैदा हुई थी तब उसके फैमिली में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चल रहे थे। जब जुनको 11th या 12th के आसपास पहुंच चुकी थी तब उसकी फैमिली में थोड़ा बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आना चालू हो गया था, जिसे सॉर्ट करने के लिए जुनको अपने हायर स्कूल की स्टडीज़ के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम करती थी, और वहाँ से उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, जहाँ से उसे एक और जॉब का ऑफर आया था, और वहाँ पे भी उसे अच्छा पे आउट मिलने वाला था अगर वो हाई स्कूल अच्छे से पास आउट कर लेती तो। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्यों, आगे जानते इस केस में। 23 जनवरी 1989 को जापान के टोक्यो शहर के पास ही स्थित एक शहर से 4 लड़के अपने अपने घरों से अरेस्ट होते हैं, जिनके नाम थे हिरोशी मियानो, ओगुरा, नोबुहारो मिनाटो और यशुशी वटनाबे। पुलिस ने इन चारों को कस्टडी में लेके एक क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने किसी लड़की का रेप किया है इस एरिया के आसपास। तो उन्होंने बोला हाँ, रेप किया, मार भी दिया लड़की को। 40 से लेकर 44 दिन तक हम लोगों ने ऐसे ऐसे उसको टॉर्चर भी किया, क्योंकि उसने हिरोशी मियानो को मना किया था। तो पुलिस का जो ऑफिसर सामने बैठा हुआ था उसने सोचा कि ये लोग किस लड़की की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस लड़की के केस में हम इनको यहाँ तक उठा के लाए हैं वो लड़की तो जिंदा है। वो पुलिस ऑफिसर उनको टोकने गया इस बात पे कि हम इस लड़की के बारे में तुमसे पूछ रहे हैं, बट उसका जो सीनियर नेक्स्ट टू हिम खड़ा हुआ उसने हाथ मारा, उसको रोका कि नहीं मत बोल कुछ, अभी इनको आगे कंटिन्यू करने दे, क्या पता इनके थ्रू हमें किसी और केस के बारे में अच्छा खासा लीड मिल जाए। तो उसका जो सीनियर पुलिस था वो सामने आके बैठा, उसने बोला हाँ बेटा बोल। हिरोशी मियानो और उसके साथ के बाकी सभी दोस्तों ने सब चीज़ें कन्फेस की वहाँ पे, ये एडमिट की कि उन्होंने एक लड़की जिसका नाम है जुनको फ्रूता, उसको 25 नवंबर 1988 की रात को किडनैप किया उसके प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री के थोड़े बाहर से, और 40 से 44 दिन उसका रेप किया, उसे टॉर्चर किया बहुत गंदे तरीके से।
और फिर उसे मार के लास्टली एक जगह पे ड्रम के अंदर डाल के फेंक दिया। जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस वालों ने बोला कि ठीक है, अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुमने उसको मारा तो तुम हमें उस डेड बॉडी तक लेके चलो, हमें वो डेड बॉडी देखनी है। उन चारों लड़कों ने बिना झिझक के वो डेड बॉडी जाके पुलिस वालों को दिखा दी। जहाँ पे डेड बॉडी थी वहां तक पुलिस वालों को लेके गए और बोले इस ड्रम के अंदर हम लोग ने इसको मार के डाला है। दैट्स इट। तो ये कहानी स्टार्टिंग से अगर मैं सुनाऊं तो बात है 25 नवंबर के 2 या 3 दिन पहले की। हिरोशी मियानो, जो जुनको फ्रूता के ही स्कूल में पढ़ता था, उसे जुनको की खूबसूरती बहुत पसंद आ गई थी। वो जुनको के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था और वो चाहता था कि जुनको उसके साथ रिलेशनशिप में आके वो सब चीज़ करे जो रिलेशनशिप में लड़का लड़की रहने के बाद करते, जान रहे हो तुम सब लोग। तो जुनको ने उसे स्ट्रेट फेस पे मना कर दिया कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल अपने फैमिली वालों के फाइनेंशियली क्राइसिस में हेल्प करना है और मैं आगे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे फोकट फालतू की चीज़ में ध्यान नहीं दूंगी। सो सॉरी बोल के रिजेक्ट करके उसको जुनको वहाँ से चली गई। हिरोशी मियानो के ताल्लुकात उस टाइम पे याकूज़ा गैंग से थे और याकूज़ा गैंग जो है वो जापान का बहुत बड़ा गैंग है। अब याकूज़ा गैंग के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो कुंफू हसल में जैसे एक्स गैंग था ना, बस याकूज़ा गैंग रियलिटी में जापान का वो गैंग है। हिरोशी मियानो के ताल्लुकात उस टाइम पे याकूज़ा गैंग से थे। याकूज़ा गैंग का बहुत दबदबा है वहाँ पे। जब जुनको ने इसको मना किया तब हिरोशी को गुस्सा आया। तो उसके 2 या 3 दिन बाद जब जुनको अपने प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री से निकल रही थी, तब रास्ते में हिरोशी मियानो और उसका एक और दोस्त नोबुहारो मिनाटो, ये दोनों तफरी मार रहे थे ताकि किसी को मार पीट सके, किसी से पैसा छीन सके। तो उस टाइम पे हिरोशी मियानो को दिखी जुनको, तो उसने नोबुहारो मिनाटो को कहा कि तू जा, इसके साइकिल पे लात मार और वहां से भाग जाना तुरंत तुरंत, फिर मैं जो होगा मैं संभाल लूंगा। नोबुहारो मिनाटो ने ऐसा ही किया जैसा हिरोशी ने उसको करने के लिए कहा था। वो आगे बढ़ा, भागते हुए गया। उसने जुनको के साइकिल पे इतने कस के लात मारी कि जुनको सड़क पे गिर गई और वो वहां से भागते हुए चिल्लाते हुए हंसते हुए चला गया। वहां पे फिर हिरोशी मियानो एकदम अच्छा लड़का बनते हुए गया जुनको के पास। उसने कहा कि हाँ चलो, वो वापस ना आ जाए कहीं, यहीं पास में मेरा घर है, वहां चलते हैं, या तो मैं रास्ते में तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। जुनको उसकी बातों में आ गई, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। एंड अगर मैं ये बोल रहा हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, तो स्टोरी में आगे आपको पता चलेगा क्यों। जुनको और हिरोशी जब चलते हुए जा रहे थे तो कुछ 15 या 20 मिनट की दूरी पे हिरोशी मियानो ने देखा कि एक बंद पड़ा हुआ गोडाउन है जहाँ पहले फैक्ट्री हुआ करती थी किसी चीज़ की। तो हिरोशी जुनको को उसके अंदर लेके गया और जब तक जुनको समझ पाती कि उसके इरादे क्या हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका था। हिरोशी ने सामने का गेट झट से बंद किया और उसने वहां पे जुनको का शारीरिक शोषण कर दिया। हिरोशी मियानो जुनको को एक होटल में लेके गया जहां पे उसने अपने 3 और दोस्तों को फ़ोन किया जिनके नाम थे नोबुहारो मिनाटो, जो जस्ट जुनको की साइकिल को लात मार के गया था, दूसरा ओगुरा और तीसरा यशुशी वटनावे। ये वही 4 लोग हैं जो अरेस्ट हुए थे बाद में। तो उसके बाद जैसे ही हिरोशी ने इन तीनों को फ़ोन किया, उसके बाद हिरोशी ने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ कर दिया है, मैंने जुनको को किडनैप कर लिया है और इस होटल में हम लोग हैं, तो तुम लोग जल्दी आओ। उसके तीनों दोस्त जब तक आते तब तक हिरोशी ने अपनी दरिंदगी का खेल जिनको के साथ एक और बार खेला। फिर जब उसके तीनों दोस्त वहाँ पे पहुँचे तो उसमें से उसके एक दोस्त ओगुरा ने ये प्लान हिरोशी के और सबके सामने सुनाया कि हमें जुनको को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसे यहाँ से किसी के घर लेके जाना चाहिए ताकि हम इसे और सबक सिखा पाए।
उस रात को उन चारों ने जुनको का बारी बारी से, जो समझ रहे हो वही, चारों के चारों जुनको को सुबह नहला के पास ही में स्थित एक पार्क पे लेके गए। वहां पे उन्होंने उसके बैग से एक डायरी निकाली, तो उस डायरी में जुनको का पूरा एड्रेस था। तो अब वो चारों ने जुनको को धमकाना चालू किया कि अगर तूने किसी से भी कुछ भी कहा या हमारी कंप्लेन की आगे, या तो भाग के तू अपने घर गई, तो हम तेरे घर का एड्रेस जानते हैं, हम तेरे घर में घुस के सबको मार देंगे, क्योंकि हिरोशी का याकुजा गैंग के साथ ताल्लुकात है। अब तू, तेरी मर्जी, तू जान तेरे को क्या करना है, तेरे को पूरी फैमिली खोनी है या तू हमारे साथ रहेगी। तो जुनको को उन चारों ने नोबुहारो मिनाटो के घर पे रखने का फैसला किया। और नोबुहारो मिनाटो के जो घर वाले थे, मतलब नोबुहारो मिनाटो के मम्मी पापा, तो उनके मम्मी पापा के सामने मतलब फोर्स करते थे वो लोग ये बोलने के लिए कि तू नोबुहारो की गर्लफ्रेंड है, ये उनको बोलना। बट ये ड्रामा भी ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि उसके मम्मी पापा को कहीं ना कहीं डाउट हो गया था कि ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और हिरोशी का याकुजा गैंग के साथ जो रिलेशन है वो देखते हुए उन्होंने चुप रहना ज़्यादा पसंद किया। और ये उनकी चुप्पी भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं कि जुनको आज हमारे बीच नहीं है। जब जुनको को 3 या 4 दिन हो चुका था, तब जुनको के घर वालों ने पुलिस को जाके रिपोर्ट लिखवाया कि हमारी बेटी इतने दिन से घर नहीं आई है। पुलिस कंप्लेन के बारे में जब हिरोशी मियानो को पता चला, तो उसने जुनको को कहा कि तू अपने घर पे फ़ोन कर और तू ये बोल कि मैं अपने दोस्त लोग के साथ बाहर आई हूँ घूमने के लिए भाग के, और कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। तो उसके घर वाले उसके बाद जाके पुलिस कंप्लेन वापस ले लिए कि हाँ, हमारी बेटी कहाँ है वो हमको पता है। जब पुलिस केस वापस ले लिया गया, तो हिरोशी मियानो, यशुशी वटनाबे, ओगुरा और नोबुहारो मिनाटो, चारों के दिल में जो खौफ था वो खत्म हो चुका था एक प्रकार से। उनको ऐसा लग रहा था कि अब हम इसके साथ कुछ भी करें तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं आगे, क्योंकि इसमें बहुत गंदी गंदी चीज़ें हैं जो आप शायद नहीं सुन पाएंगे। और अगर आप सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं। नीचे जो टाइम लिखा हुआ है उस तक आप स्किप कर सकते हैं प्लीज़। 1 से लेकर 10 दिन तक उन्होंने जिनको का शोषण किया। शोषण के साथ साथ वो जुनको को टॉर्चर करते थे। लाइटर का जो फ्लूइड होता है वो डालते थे, उसे जलाते थे, फिर बुझाते थे, फिर जलाते थे, फिर बुझाते थे। उसका फेस कंक्रीट के सामने रख के उसके ऊपर वो लोग जंप करते थे। डंबल उसके बॉडी में फेंकते थे, मतलब जुनको को लेटा के रखते थे और डंबल उसके ऊपर छोड़ते थे। उसके पूरे फिंगर्स के ऊपर ऐसा रख के वो लोग जंप करते थे। जुनको के बॉडी में ऐसा एक शायद जगह नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने घूंसों से मारा ना हो। वो जुनको के दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर टांग देते थे और एज अ पंचिंग बैग उसको ट्रीट करते थे। 3 या 4 दिन के बाद जितना उसका इंटरनल ब्लड लॉस हुआ था वो सब आके नेक के सामने जम गया, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तो वो अपने मुंह से सांस लेती थी। इवन ऑल दो इतना सब कुछ करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा, वो 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के उसको नेकेड रखते थे। उसके बाद दिसंबर के टाइम पे जापान में बहुत ठंड पड़ता है, तो उसे बालकनी में सुलाते थे बिना कपड़ों के। उसे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते थे जिसमें आइसक्रीम जमाते हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर, गाइस, ठंडी के टाइम पे रेफ्रिजरेटर के अंदर। और जो भी नए उनकी ग्रुप के याकुजा गैंग के जब लोग वहाँ पे आते थे, तब वो लोग उसको ऐसे दिखाते थे कि हाँ देखो, हमें ना बोलने का ये नतीजा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे सामने बैठे हुए और जिनको को बोल रहे हैं कि तू अब कर,
ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। मतलब आप समझ सकते हो, जब 17-18 एक गैंग के लोग सामने बैठे हो तो वो लोग लड़की से क्या करने के लिए कहेंगे। ऑल दो इवन इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। प्लायर आता है ना एक, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का वो फिट करते हैं पूरा, प्लायर से, समझ रहे होगे शायद अब तुम, मैं बोल नहीं सकता, वो चीज़ बहुत घटिया है। एक बार जुनको को मौका मिला 20वें या 22वें दिन में, उसने देखा सब पी के टल लिए यहाँ पे, और उस टाइम पे घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, तो वो भाग के गई। और उसके बाद जुनको ने जस्ट फ़ोन उठाया और पुलिस का नंबर डायल किया, पीछे से हिरोशी मियानो आया। उसने जुनको का मुंह पकड़ा, फ़ोन लिया और उसने पुलिस को कहा कि सॉरी, गलती से लग गया था। उसने फ़ोन वहीं पे पटका, वो वापस उसे ऊपर रूम में लेके गया। उसके बाद हिरोशी ने फिर जुनको को छत से टांग दिया और उसे करीब करीब 3 से 4 घंटे नॉन स्टॉप 7 से 8 लड़कों ने मारा। फिर उसके बाद, इसके बाद धीरे धीरे अब जुनको का जो टॉर्चर सहने का लेवल था वो ख़त्म होता जा रहा था, क्योंकि इन चारों दरिंदों के कहीं ना कहीं पे हद बढ़ते जा रहे थे कि हम आज ये करेंगे, हम आज वो करेंगे। उसके प्राइवेट पार्ट पे इवन उन्होंने जलता हुआ बल्ब निकाल कर डाला था, बियर बॉटल डाली थी, स्टिक डाली थी, सीख कबाब बनाने के लिए जो वो यूज़ करते हैं हम, एक ग्रिल काठी, बॉनफायर का जो ग्रीन काठी होता है, उससे तक उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट किया था। सीजर्स, जलता हुआ मोम उसके पूरे बॉडी में गिराया जाता था। उसे कई बार शॉक्स दिए जाते थे। उसे पीने के लिए उसका खुद का यूरिनेट और कॉकरोच खाने के लिए दिया जाता था। लास्टली शायद 35-40 दिन के अंदर जुनको के अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी। उसने हाथ जोड़ लिया था सबके सामने कि प्लीज़ मुझे जान से मार दो। और ये तो शायद वो टॉर्चर है जो उनको था। मे भी बहुत सारे ऐसे और टॉर्चर्स हैं जो उनको याद ही नहीं है कि हम जुनको के साथ ये किए थे। उन्होंने तो ये चीज़ ऐसी बोल दी थी बस, और उन्होंने ये चीज़ भी एडमिट की है कि हम अधिकतर चीज़ें भूल चुके हैं जो हम किए थे। मतलब जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ 10 से 20% होगा, उसके ऊपर कुछ नहीं। अब आप खुद सोच सकते हो। 31 दिसंबर की वो रात, जो शायद सब ने न्यू ईयर सेलिब्रेट करते करते बिताई होगी 1989 में। उस दिन जुनको ने भी न्यू ईयर का वेलकम किया, पर किस हालत में ये किसी को नहीं पता। ना वो कितने दर्द में थी ये किसी को पता हो सकता है शायद। 4 जनवरी 1989 को महाजोंग गेम हारने के बाद हिरोशी मियानो को बहुत तेज गुस्सा चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो, जैसे हमारे यहाँ पे जुआ होता है वैसे ही वहाँ पे एक महाजोंग गेम होता है। उसने फ्रिज से जुनको को निकाला, उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो टोटली फेंट आउट हो चुकी थी, क्योंकि वो 40-44 दिन से ये सब प्रताड़ना सहते हुए आ रही थी। उसके अंदर अब इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो अब रिफ्यूज़ करे कुछ चीज़ को। उसने लाइटर का फ्लूइड उठाया और इतनी ज़्यादा मात्रा में उठाया, उसने पूरा जुनको के ऊपर डाला और उसने आग लगा दिया। जुनको फ्रूता स्टार्टिंग के 10 से 12 सेकंड फड़फड़ाई, बट आफ्टर दैट उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी, उसके पास हिम्मत नहीं था। और उसके बाद तक जुनको 12 घंटे जिंदा थी, इतना जलने के बाद और इतना टॉर्चर सहने के बाद। अगले दिन नोबुहारो मिनाटो के भाई ने सबको बताया कि जुनको मर चुकी है। तो हिरोशी मियानो और ओगुरा ने मिलकर यह डिसाइड किया कि जुनको की जो बॉडी है वो हम वहाँ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर केस हो जाएगा। तो उन्होंने उसकी बॉडी एक
चादर में लपेटी घर से 15 या 20 मिनट की दूरी पर ही स्थित एक फैक्ट्री थी जो बंद हो चुकी थी। वहाँ पे एक लोहे के ड्रम में, जिसमें ऑयल कंटेंट करते हैं, उसमें उन्होंने जुनको की बॉडी डाली एंड सरप्राइजिंगली उसके ऊपर घोला हुआ सीमेंट डाल दिया। जुनको के सिर्फ थोड़े से बाल ऊपर थे और उनको लगा कि ये नीचे चला जाएगा उसका बाल, बट ऐसा नहीं हुआ। जब बीच में जुनको की बॉडी, उन लोग इतना टॉर्चर कर दिए थे जुनको को कि उसकी बॉडी जीते जी सड़ने लग गई थी, लिटरली। जब जुनको के पास से बदबू आती थी उसकी बॉडी से, तब वो लोग उसके पास भी नहीं जाते थे। तब इन चारों ने जुनको को वहीं उसके नोबुहारो मिनाटो के घर पे छोड़ा और बाहर गए। बाहर इन्होंने एक और लड़की को पकड़ा और उसका रेप किया 29 ऑफ दिसंबर को। और ये जो इन्होंने रेप केस किया था ना, इसी केस के कारण ये लोग पकड़ाए थे। जब मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाई थी तब आपको याद है मैंने कहा था कि पुलिस वाले दूसरी किसी लड़की का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो यही लड़की थी। अगर इन चारों ने उस लड़की का रेप नहीं किया होता तो शायद ये चारों कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं जाते। जिनको की बॉडी मिलने के बाद जब ये केस बाहर आया तो उस टाइम पे एक कोई मीडिया कंपनी थी, उसने इसके बारे में सबसे पहले छापा 1995 में। 3 साल इन लोग का कोर्ट में केस चला, जिसमें हर किसी को बहुत ज़्यादा सज़ा मिली थी, परंतु 3 साल के बाद सबको बेल मिल गई और आज सब दूसरे नाम से, दूसरे आईडी से कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। जुनको एक ऐसी लड़की थी ना जो शायद इतने हार्ड चैलेंजेस के बावजूद भी जीना चाहती थी, बट इन दरिंदों ने उसको जीने नहीं दिया। सो गाइज, ये वीडियो ही ख़त्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो के बारे में पढ़ पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। आई लिटरली नीड अ ब्रेक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। बस गाइस, अब मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपका कोई एक फेवरेट क्राइम स्टोरी एक्सप्लेन करूँ, या तो फिर आपको कोई एक क्राइम स्टोरी सुननी हो मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, नमस्ते।